हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। लिंक को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें। दैट इज बिल्कुल यार, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल आज के सेशन को शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बिल्कुल यार हम बात करें अगर, तो चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे। देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं डियर। बिल्कुल 76 इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल आजादी के पूरे होने के उपलक्ष्य में बिल्कुल हमने शुरू किया था और पूरे साल ही आजादी के अमृत महोत्सव को हमने सेलिब्रेट किया। हम दो तरीके से देखते हैं, 76 या 77। जब डियर हम 1947 को आजाद हुए तो वो हमारी बिल्कुल फर्स्ट, अगर हम उसे माने तो हम 77 पे पहुंचते हैं। और अगर हम फर्स्ट 1948 से माने फर्स्ट एनिवर्सरी हम माने 1948 से, तो हम 76 इंडिपेंडेंस डे पे पहुंचते हैं। तो 76वां स्वतंत्रता दिवस हम बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं डियर। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं बिल्कुल डियर। चलिए इसी के साथ ही अगर हम बात करें डियर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये 76वें स्वतंत्रता दिवस की हमारी थीम है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगर डियर हम बात करें, आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो जो खुश नसीब होता है वो खून, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय शहीद, जय भारत। बिल्कुल यार आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना। बिल्कुल आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। और इसी पर बेस्ड आज हम सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ नई चीजें देखने वाले हैं। आप सभी को इसके बारे में पता होगा और नहीं पता है तो बिल्कुल हम देखेंगे। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, हम थीम को ध्यान रखेंगे और बिल्कुल आजादी के जश्न को बिल्कुल जोश के साथ, उमंग के साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, है ना। फ्लैग होस्टिंग करेंगे। फ्लैग होस्टिंग के लिए बिल्कुल तिरंगा, है ना, हर घर तिरंगा, ये शुरू किया गया लास्ट ईयर फाइनली, है ना। बहुत ही बड़े स्केल पर इसको शुरू किया गया। कोई भी सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, है ना, होस्टिंग कर सकता है, फ्लैग होस्टिंग कर सकता है और अपने इस आजादी के पर्व को मना सकता है ना। चलिए दैट इज यार, कुछ रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। अगर हम रिकॉर्ड्स में चलें तो फर्स्ट रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड हम देखते हैं। भारत ने 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज एक साथ लहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आप लोग फटाफट से बताइए ये रिकॉर्ड हमने कब बनाया था, डेट क्या थी, ये रिकॉर्ड हमने कब बनाया था डियर, है ना। ये एक रिकॉर्ड है। जो भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं आज हम उन कुछ रिकॉर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया मेड गिनीज रिकॉर्ड फॉर सिंक्रोनिक वेविंग फॉर ऑफ मोर देन 78,000 नेशनल फ्लैग्स। बिल्कुल हम लास्ट में देखने वाले हैं, लेकिन आप तब तक फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई क्या होने वाला है। ये डेट हमने, ये जो हमने गिनीज रिकॉर्ड बनाया, ये हमने किस डेट में बनाया, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे डियर, है ना। और बिल्कुल जो भी कनेक्ट नहीं हुए उनको भी कनेक्ट कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, लिंक को बिल्कुल शेयर कर दिए। आप सभी को जय हिंद, है ना। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो ये कुछ स्टैटिक फाइंड फैक्ट्स बनते हैं जो ये रिकॉर्ड बनाया, ये रिकॉर्ड कब बनाया गया, तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स की तरफ डियर। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया था। कब दर्ज कराया, क्या डेट है, बिल्कुल हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना डियर। तो बात करें संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक, अगर हम बात करें बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और बिल्कुल ये बिहार का भोजपुर प्लेस आपको ध्यान रखना है डियर। और वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में इसको क्या किया गया था, ये रिकॉर्ड्स को बनाया गया था। सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय झंडे लहराकर इतिहास रचा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। और ये जो अवार्ड था डियर, ये जो हमने रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड बनाया था 23 अप्रैल 2022 है ना। 23 अप्रैल 2022 को जगदीशपुर भोजपुर बिहार, भारत में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सबसे अधिक लोगों द्वारा झंडे फहराने का प्रदर्शन किया गया।
ठीक है डियर। और अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बिहार के भोजपुर जिले में दलौर मैदान में 78,220 लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए इतिहास रच दिया। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज, इससे पहले अगर हम बात करें ये अवार्ड, ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो पाकिस्तान इससे पहले एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था जब लगभग 18 साल पहले लाहौर में एक अवसर पर 56,000 पाकिस्तानियों ने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। जो इस रिकॉर्ड को भी हमने ब्रेक किया। और अगर हम बात करें ये जो अवार्ड है, ये जो वीर कुंवर सिंह जो विजयोत्सव था, ये विजयोत्सव क्यों और वीर कुंवर सिंह कौन थे, क्यों हम उनके लिए ये विजयोत्सव मनाते हैं, दिवस मनाते हैं, तो उसके बारे में जान ले डियर। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई जगदीशपुर के पास लड़ी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। जगदीशपुर किले में यूनियन जैक का झंडा हटाने के बाद कुंवर सिंह मातृभूमि की सेवा में शहीद हो गए थे। तो बिल्कुल उनको नमन है और उन्हीं को याद रखते हुए ये विजयोत्सव मनाया जाता है। और इसी विजयोत्सव के टाइम पर ये हमने रिकॉर्ड यहां पर बनाया, 78,220 फ्लैग्स एक साथ हमने क्या किए, इतनी बड़ी मात्रा में हमने फहराया। ठीक है डियर। तो 23 अप्रैल 1858 में वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई जगदीशपुर के पास लड़ी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था इन्होंने, और जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा हटाने के बाद कुंवर सिंह मातृभूमि की सेवा में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये ऐसे वीर सपूत की कहानी है जिसको हम विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाते हैं और हमने ये एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है डियर। तो आई होप आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, आई होप आप सभी को ये पता भी होगा, है ना। भोजपुर जिले के दलौर मैदान में 78,220 लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है डियर। तो ये गिनीज रिकॉर्ड हमारे नाम है। चलिए हम चलते हैं सेकंड रिकॉर्ड की तरफ। और अगर हम बात करें डियर सेकंड रिकॉर्ड की, तो सेकंड रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है सबसे लॉन्गेस्ट फ्लैग, यानी ओवर 50,000 पीपल टू होल्ड 9 किलोमीटर लॉन्ग ट्रिकलर इन कर्नाटका धारवाड़ टू क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए कर्नाटक के धारवाड़ में 50,000 से अधिक लोग 9 किलोमीटर लंबे तिरंगे को पकड़ा इन्होंने और फाइनली ये रिकॉर्ड बना। ये रिकॉर्ड भी किस डेट में बना है अभी हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे डियर। तो इस सबसे लॉन्गेस्ट अगर हम बात करें, 9 किलोमीटर का लंबा ये फ्लैग था, 9 फुट चौड़ा था, 9 किलोमीटर लॉन्ग था। कर्नाटक के धारवाड़ में 50,000 से अधिक लोगों ने इसको पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लैग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, बात करें कर्नाटक के हुबली के धारवाड़ जिले के एक छोटे से ताल्लुक में 50,000 से अधिक लोगों ने 9 किलोमीटर लंबे और 9 फुट चौड़े तिरंगे को लेकर चले थे। और ये 15 अगस्त 2022 को ये रिकॉर्ड बना था। तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है डियर, 15 अगस्त 2022, यानी हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड बिल्कुल इस बार हम ट्यूसडे में सेलिब्रेट कर रहे हैं और लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो ये मंडे को था। ठीक है डियर। नेक्स्ट इज, बिल्कुल हम थर्ड रिकॉर्ड की तरफ चले तो तीसरा रिकॉर्ड है टालेस्ट फ्लैग पोल। टालेस्ट फ्लैग पोल इन द कंट्री, देश के सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभ की बात करें डियर, तो बहुत सारे सिटीज में ध्वज स्तंभ हमारे हैं, लेकिन सबसे टालेस्ट कहां पर है बिल्कुल हम लोग देखेंगे, आप सभी को भी पता है ना। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कंट्री का लार्जेस्ट ट्राई कलर टालेस्ट फ्लैग पोस्ट जो है हैज बीन इनॉग्रेटेड एट बेलगावी और अटारी। बेलगावी सबसे पहला है, यहाँ पर 361 फुट है, और अटारी की बात करें तो 360। अटारी भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर जिसे बोलते हैं, अटारी सीमा बोलते हैं डियर, है ना। तो वहां पर ये 360 फुट का हमारा फ्लैग पोल है और इतनी ऊंचाई पर हमारा फ्लैग जो है आसमान को छूता है। ठीक है, और बेलगावी जो है ये 361 फुट का है, सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभ के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए डियर, बेलगाम 361 फुट, जैसा मैंने बताया कर्नाटक के बेलगाम को आधिकारिक तौर पर बेलगावी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोटे केरे झील के सामने भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो अटारी की तुलना में 1 फीट ऊंचा है ना। ये 361 फुट का है और अटारी सीमा पर जो लगा है वो 360 फुट का है। तो आपको ये फैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, अटारी बॉर्डर की बात करें 360 फुट। टालेस्ट इंडियन फ्लैग अटारी, द नेशनल फ्लैग माउंटेड atop the 360 feet pole with dimension 120 into 80 feet is the India's
tallest flag, country's largest tricolor on the tallest flag post has been inaugurated at the Indo-Pak Atari border in Amritsar. ठीक है डियर, तो बिल्कुल ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अटारी सीमा पर अगर हम बात करें तो 360 फुट का हमारा फ्लैग है और टॉलेस्ट आपका पोल है। और अगर हम बात करें सबसे तो बेलगावी आता है, बेलगाम, कर्नाटक के बेलगाम में 361 फुट का यहां पर टॉलेस्ट पोल है। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। जैसा आप सभी जानते हैं डियर, इस सेशन में हम लोग पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो उसी तरह से हम देखते हुए चलेंगे और इस जश्न को मनाते हुए बिल्कुल उमंग के साथ हम लोग सेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे आज हमारी न्यूज क्या हमको कहने वाली है। तो डियर फर्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। न्यूज का क्या सेशन में हम किस तरह से लेकर चलते हैं, पहले टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं, फिर कुछ स्टैटिक का पार्ट रहता है ना डियर। तो स्टैटिक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है अभी, जो रिकॉर्ड्स थे वो। फिर इसके बाद में हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू के बाद में हम लोग क्विज विनर अनाउंस करते हैं और विनर के अनाउंसमेंट के बाद हम लोग टुडे क्विज क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी, चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर, इंडिया एम्स टू ट्रिपल नेचुरल गैस शेयर टू 15% बाय 2030। भाई देखो क्या बोला गया है, भाई इंडिया ने क्या लक्ष्य रखा है, ट्रिपल करने का, नेचुरल गैस को 3 गुना बढ़ाकर 15% करना है। प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है वो अभी तक 5 से 6% के आसपास है, अप्रॉक्स 6% के आसपास है। इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करने का टारगेट रखा गया है और ये टारगेट कब तक, 2030 तक के लिए रखा गया है कि जो हमारा कंजम्पशन है प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का, उसकी जो पार्टिसिपेशन है उसका 15% हो जाए, 3 गुना बढ़कर 3 गुना हो जाए, 15% हो जाए। और कब तक, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, ये टारगेट रखा गया है। चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज एम्बार्क्ड ऑन द एम्बिशियस ट्रेजेक्टरी टू एम्प्लीफाइंग इट्स एग्जिस्टिंग। अभी अगर हम बात करें तो ये कितना है डियर, अप्रॉक्स 6% है शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी एमलगमेशन amalgam of formidable 15% by 2030 as the government passes forward with a suite of comprehensive measures। तो बहुत ही सिंपल है डियर, है ना। डायरेक्टली हमको ध्यान रखना है, इंडियाज टारगेट 15% नेचुरल गैस, 15% नेचुरल गैस 15% नेचुरल गैस पार्टिसिपेशन। ठीक है, 15% नेचुरल गैस पार्टिसिपेशन यानी 6% से इंक्रीज होके कितना हो जाए, ये 15% हो जाए डियर, है ना। बात की गई है यहाँ पर 3 गुना होने की, 3 टाइम्स करने की। कितने टाइम्स करने की, 3 टाइम्स करने की। और डियर ये टारगेट कब तक के लिए रखा गया है, क्या डेडलाइन है, क्या टाइमलाइन है, तो इसको बोला गया है 2030 तक। कब तक बोला गया है, 2030 तक बोला गया है कि ये 6% जो है ये इंक्रीज होकर कितना हो जाए, आपका 15% हो जाए। ठीक है डियर, कितना हो जाए, 15% हो जाए। तो बिल्कुल इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक फर्स्ट इंडियन बैंक बना है जिसने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, जिससे कार्बन इमिशन में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में क्या आएगी, कमी आएगी। ऐसा आपका फर्स्ट इंडियन बैंक बना है एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि हमारा पेमेंट बैंक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉइंट की तरफ। एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक फर्स्ट पेमेंट बैंक है डियर। फर्स्ट पेमेंट बैंक क्या, फर्स्ट ही पेमेंट बैंक ही है ना। फर्स्ट बैंक की है डियर, पेमेंट बैंक की क्या हम बात करें, हम लिख सकते हैं फर्स्ट इंडियन बैंक। फर्स्ट इंडियन बैंक है, फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड,
इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला सबसे पहला बैंक बना है एयरटेल पेमेंट बैंक, फर्स्ट इंडियन बैंक है डियर इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विद अ सेविंग बैंक अकाउंट, जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए अ सेविंग बैंक अकाउंट, अ सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है डियर, अ सेविंग बैंक अकाउंट। तो डायरेक्टली आपको नेम याद रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक। इट इज अ फर्स्ट बैंक है जिसने, फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कुछ पॉइंट भाई, डेबिट कार्ड, द डेबिट कार्ड विल कम इन आरपीवीसी मटेरियल, अ सर्टिफाइड इको फ्रेंडली मटेरियल। इको फ्रेंडली मटेरियल, इसको प्रिपेयर करने में इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज किया जाएगा। एवरी बैच, देखिए यहां पर बात हो रही है एवरी बैच ऑफ 50,000 कार्ड्स, 50,000 कार्ड्स को प्रोड्यूस करने में विल लीड टू अ सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ 350 किलोग्राम ऑफ कार्बन इमिशन। 350 किलोग्राम्स है ना, 350 किलोग्राम्स कार्बन जो है, कार्बन इमिशन जो है वो कंपेयर किया गया है कन्वेंशनल पीवीसी कार्ड्स कॉमनली यूज्ड इन द मार्केट। यानी बात करें 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी, जो नॉर्मल आपके पीवीसी कार्ड्स कॉमनली यूज होते हैं उससे, इस इकोनॉमी, इससे, इस एनवायरमेंट फ्रेंडली आपके डेबिट कार्ड में, ठीक है। कितने की कमी आएगी, रिडक्शन कितना होगा कार्बन एमिशन में, कंपेयर किया गया है कितना कमी होगी, रिडक्शन कितना होगा, तो रिडक्शन निकल कर आ रहा है, रिडक्शन निकल कर आ रहा है 350 kilograms of carbon emission, of carbon emission, of carbon emissions, ठीक है डियर, of carbon emissions। नेक्स्ट इज चले, नेक्स्ट न्यूज डियर निकल कर आ रही है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल रुरायन 23 किक स्टार्ट्स इन बेंगलुरु। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहां पर शुरू किया गया है, इसे कहां पर स्टार्ट किया गया है, तो डियर बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है। अगर हम बात करें, जैसे बेंगलुरु को आप स्पेस सिटी के रूप में जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम में जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं डियर, है ना, स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल रुरायन 23 किक स्टार्ट्स इन बेंगलुरु। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में क्या किया गया है, शुरू किया गया है, जैसे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जा सके, है ना डियर। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट निकल कर आएंगे। India Startup Festival Orion 23 begins in Bengaluru, hosting over 10,000 global startup होंगे, 10,000 global startup होंगे डियर, है ना। India Startup Festival to Orion 23, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल Orion 23, ये कहां पर डियर स्टार्ट हुआ है, आपका बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है। बेंगलुरु, hosting over 10,000 global startup, 10,000 ग्लोबल स्टार्टअप्स, ठीक है डियर, 10,000 ग्लोबल स्टार्टअप्स को क्या किया गया है, शुरू किया जाएगा। दिस इवेंट, या यह इवेंट जो है बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा, है ना, किसके द्वारा ये शुरू किया गया, इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है ना, इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन। ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो बिल्कुल ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है डियर, यहीं पे ऐड कर लेंगे, ऑर्गेनाइज्ड बाय India Startup Foundation, organized by Indian Startup Foundation, इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है डियर। और इसका क्या होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डियर, है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप्स। ये ग्रोथ देगी, इंडिया के स्टार्टअप को क्या करेगा, बूम करेगा। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल Orion 23 कहां पर शुरू हुआ है भाई, बेंगलुरु में शुरू हुआ है, होस्टिंग ओवर 10,000 ग्लोबल स्टार्टअप्स को यहां से क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा आपको, है ना। चले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो डियर बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्स थर्ड न्यूज पर आ चुके हैं। अगर हम एक बार देख लेते हैं न्यूज को, फर्स्ट न्यूज जो है डियर हमारी बहुत ही सिंपल सी न्यूज थी, है ना। ट्रिपल नेचुरल गैस का जो हम शेयरिंग है वो हमें 15% पहुंचाना है, यानी 3 टाइम्स करना है 2030 तक ही हमने टारगेट रखा था, है ना, इंडिया टारगेट नेचुरल गैस पार्टिसिपेशन को लेकर, है ना। नेक्स्ट हम आए तो एयरटेल पेमेंट बैंक हमें देखने को मिला, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड इसने लॉन्च किया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला सबसे पहला इंडियन बैंक हो गया है, कौन सा, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। इसने यहाँ पर क्या बोला, रिडक्शन बोला है कि 350 किलोग्राम का कार्बन एमिशन में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कमी आई है, ठीक है। नेक्स्ट चले तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड हमने देखा, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहां पर, बेंगलुरु में शुरू किया गया है ना डियर, बेंगलुरु में शुरू हुआ है। और यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस फेस्टिवल, ये जो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल शुरू किया गया, इससे हमारी इंडिया में ग्लोबली लेवल पर यहाँ पर ग्लोबल 10,000 ग्लोबल स्टार्टअप्स यहाँ पे क्या किए गए, शुरू किए गए, है ना। और इससे ग्रोथ देने का, यानी इन्वेस्टर्स जो है उनका शुरू होना, एंड बहुत सारी चीजें क्या निकल कर आएंगी, ठीक है डियर। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, सेल की बात हो रही है। सेल ने रिकॉर्ड्स बेस्ट एवर क्वार्टर फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो आ गई है विद रेस्पेक्ट टू क्रूड स्टील प्रोडक्शन एंड सेल्स। क्रूड स्टील प्रोडक्शन एंड सेल्स के मामले में अगर हम बात करें, अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है किसने, सेल ने। स्टील अथॉरिटी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दिया है इस ईयर। क्वार्टर फर्स्ट की बात हो रही है, ओनली ऑन क्वार्टर फर्स्ट की बात हो रही है डियर। अगर हम बात करें, सेल अचीव इज द बेस्ट एवर क्वार्टर फर्स्ट परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड सेल्स। The company registered a growth in crude steel production sales volumes by 8%। अगर हम सेल्स वॉल्यूम में बात करें तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमें, सेल्स वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, सेल्स वॉल्यूम में हमें 8% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन, है ना, क्रूड स्टील प्रोडक्शन, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, क्रूड स्टील प्रोडक्शन में हमें देखने को मिला है 23%। क्रूड स्टील प्रोडक्शन में, क्रूड स्टील प्रोडक्शन में डियर है 8%, है ना, स्वैप हो गया है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन में है 8%। और अगर हम बात करें सेल्स वॉल्यूम में कितना है, 23% है। सेल्स वॉल्यूम में कितना है, 23% है, ठीक है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम में कितना है, 23% है, और क्रूड स्टील प्रोडक्शन में कितना है, 8% है। क्वार्टर फर्स्ट में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, कंपैरिजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है किसने, सेल, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ठीक है डियर। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स लास्ट ईयर, करस्पॉन्डिंग पीरियड्स लास्ट ईयर, ठीक है डियर। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है सेबी से। सेबी की बात करें, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। प्रपोजेस टू रेज थ्रेशोल्ड ऑफ बोरोइंग विद फ्रॉम फॉर लार्ज फर्म। सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए उधार की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। जो भी बड़ी कंपनियां हैं डियर, है ना, लार्ज फर्म्स हैं, उनके लिए उधार की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है ना। और इस प्रस्ताव को क्या, कैसे, क्या मंजूरी दी गई है, क्या मंजूरी दी जाएगी, क्या अप्रूवल है ना। तो चलिए देखते हैं क्या प्रस्ताव है यहाँ पे जो रखा गया डियर। सबसे मेनली पॉइंट निकल कर आ रहा है, The Securities and Exchange Board of India proposed to review the framework for borrowing by large corporates, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी रेगुलेटर है डियर किसका, सेबी रेगुलेटर है किसका भाई, कुछ रेगुलेटर्स हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी, कैपिटल मार्केट का। इसके साथ ही डियर हमें और रिकॉल कर लेना चाहिए, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है डियर, ट्राई। टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, ट्राई। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है, इरडाई। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो इरडाई। पेंशन फंड्स को रेगुलेट कौन करता है डियर,
PFRDA, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, ये कुछ रेगुलेटर्स हो गए। सेबी की बात करें तो द रेगुलेटर्स प्रपोज टू रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए, लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए, है ना, लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए, लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए इन्होंने 100 करोड़ से, करंटली जो 100 करोड़ है इससे इंक्रीज करके कितना करने की बात की है, 500 करोड़ बात की है। ठीक है, यानी नियामक ने बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए सीमा को मौजूदा 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है, ये प्रपोजल रखा गया है। ठीक है डियर, ये प्रपोज किया गया है, प्रपोज्ड। तो डायरेक्टली आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। सेबी एक्ट की बात करें डियर तो सेबी एक्ट कब आया, 1992। सेबी एक्ट कब आया, 1992। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, और चलिए अभी थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पेमेंट बैंक की बात हुई, एयरटेल पेमेंट बैंक की, है ना, ये इंडिया का सबसे पहला, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें, सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन था, एयरटेल पेमेंट बैंक ही था हम लोगों का, है ना। पेमेंट बैंक से रिलेटेड अभी कुछ फैक्ट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो कि स्टैटिक पार्ट पे हम लोग वहां पर डिस्कस नहीं किया है, कि पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल एंड ऑल, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करें। ठीक है डियर, चलिए आई होप बिल्कुल ये न्यूज आपको क्लियर हुई होगी, यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर होता चल रहा होगा, है ना डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट डियर जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये बात हो रही है जियो हैप्टिक। जियो हैप्टिक बात करें तो हैप्टिक और जियो बहुत ही पहले एमलगमेशन हुआ था, ये दोनों ही, है ना। जियो हैप्टिक ने 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक स्टार्टअप नामित किया गया है, यानी जियो हैप्टिक को नेम किया गया है टेक स्टार्टअप के लिए ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द 30th एनुअल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया अवार्ड दिया गया है। किसको, जियो हैप्टिक को। ठीक है डियर, क्या बोल रहे हैं भाई, जियो हैप्टिक, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, जियो हैप्टिक, जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड, ठीक है, 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड, 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड, एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड, 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड। ठीक है डियर, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है जियो हैप्टिक को प्रतिष्ठित 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे डियर, टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर, ब्रैकेट में एआई लिख लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अवार्ड। ठीक है, जियो हैप्टिक को 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड मिला है, और ये इनको टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से, प्रेस्टिजियस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। जियो हैप्टिक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है डियर, और आप 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया अवार्ड ध्यान रखेंगे, टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जियो हैप्टिक को। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इतना आपको क्लियर होगा डियर। ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं हैप्टिक के संस्थापक एंड सीटीओ, ये भी बिल्कुल हमें ध्यान रखने हैं, है ना। हैप्टिक्स को फाउंडर एंड सीटीओ रिसीव द अवार्ड, है ना, को फाउंडर और सीटीओ ने ये अवार्ड क्या किया है, रिसीव किया है। सेरेमनी ऑर्गेनाइज एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में इन मीडिया पार्टनरशिप विद एंटरप्रेन्योर्स मैगजीन एंड एंटरप्रेन्योर्स.com। हैप्टिक्स को फाउंडर एंड सीटीओ कौन है डियर, तो इनका नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, है ना, स्वप्न राजदेव। ठीक है, स्वप्न राजदेव। डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बताइए अभी जो अवार्ड मिला है जियो हैप्टिक को, ये इनके द्वारा किसके द्वारा रिसीव किया गया है, तो ये अवार्ड रिसीव किया गया है स्वप्न राजदेव के द्वारा, जो कि जियो हैप्टिक के को फाउंडर हैं एंड सीटीओ हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। ठीक है डियर,
आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये भी आपको एडिशनल पॉइंट वहीं पर ऐड कर लेना है। जो भी न्यू ईयर एडियर आप किस तरह से न्यूज को कनेक्ट करेंगे, जैसे मैं पिक्चर्स में फिगर्स के फॉर्मेट में पॉइंट टू पॉइंट निकालता जा रहा हूं न्यूज से, ठीक उसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी पे, अपनी डायरी पे, अपनी नोटबुक पे न्यूज को क्या करते चलना है, नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, बात हो रही है एनसीएलटी की। एनसीएलटी अप्रूव्स $10 बिलियन मेगा मर्जर बिटवीन जी और सोनी। जी और सोनी में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स की बात करें, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क और जी का क्या हो गया है, मर्जर हुआ है, मेगा मर्जर हुआ है। और इसकी जानकारी एनसीएलटी ने इसे क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। एनसीएलटी ने क्या कर दिया डियर, अप्रूव कर दिया है। और ये मेगा मर्जर है $10 बिलियन का, यहां पर ये मेगा मर्जर निकल कर आ रहा। ठीक है, आपको अमाउंट भी ध्यान रखना है, फिगर भी ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से बात करते हैं डियर। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनसीएलटी अप्रूव्स, एनसीएलटी ने क्या दिया है, अप्रूवल दे दिया है डियर। तो एनसीएलटी अप्रूव्स, अप्रूव्ड जी एंड सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, यानी SPNI। ठीक है, SPNI। तो जी एंड सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया का क्या हो गया है, मेगा मर्जर जो है ये अप्रूव कर दिया है, मेगा मर्जर हो गया है, मेगा मर्जर देखने को मिला। और इसकी अप्रूवल एनसीएलटी के द्वारा दे दिया गया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा ये अप्रूवल दे दिया गया है। ये मेगा मर्जर हमें देखने को मिला है जी और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया में। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। और डियर अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट यहां पर कितना था, $10 बिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं एनसीएलटी इज अ क्वासी जुडिशियली बॉडी। अगर हम बात करें डियर एनसीएलटी की तो ये अर्ध न्यायिक निकाय है, एनसीएलटी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है इन इंडिया दैट adjudicates issues relating to Indian companies. It was created in 2016 under the Companies Act. इसको year 2016 में क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था। 2016 में इसे क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था। 2016 में इसे क्रिएट किया गया था, क्रिएटेड इन 2016 में इसे क्रिएट किया गया था। और ये किसके अंडर में आता है, एनसीएलटी किसके अंडर में आता है डियर, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में आता है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है डियर, तो ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियली बॉडी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डियर बात आ रही है एम्स की। एम्स भटिंडा की बात करें तो इसको एनसीडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एम्स भटिंडा गेट्स अ न्यू एनएसडीसी इंटरनेशनल स्किल सेंटर। एम्स भटिंडा को एक नया एनएसडीसी अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र मिल गया है ना, एम्स भटिंडा को। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या पॉइंट बनेंगे, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर लेंगे, है ना। एम्स भटिंडा, केवल वन लाइनर है, डायरेक्टली ध्यान रखना है। एम्स भटिंडा को, है ना, NSDC स्किल डेवलपमेंट एजेंसी NSDC सेड द न्यू स्किल सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट द एम्स भटिंडा को इनॉग्रेट किया गया है, किसके लिए, NSDC सेंटर के लिए, NSDC सेंटर, स्किल सेंटर, NSDC स्किल सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट एम्स भटिंडा। ठीक है, यह केंद्र जिसे NSDC इंटरनेशनल और एम्स के बीच एक समझौते के
हिस्से के रूप में खोला गया है। नर्सिंग उम्मीदवारों को वैश्विक बाजार में नौकरी के लिए तैयार करने के लिए कौशल प्रदान करेगा। डियर, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। एक समझौते के तहत इसको क्या किया गया है, ओपन किया गया है। एक एग्रीमेंट हुआ है ना, एक एग्रीमेंट हुआ है NSDCI और एम्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है ना। तो डायरेक्टली हम लोग एग्रीमेंट लिख सकते हैं। एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ है भाई? अगर हम बात करें NSDCI यानी I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल आ जाएगा और एम्स के बीच, और एम्स के बीच, ठीक है, इनके बीच ये एक एग्रीमेंट साइन अप हुआ है। ठीक है डियर, तो एम्स बठिंडा को अभी हाल ही में NSDC स्किल सेंटर के रूप में, है ना, इंटरनेशनली वैश्विक रूप से, है ना, बाजार में नौकरी के लिए कौशल प्रदान करेगा। विल अप स्किल नर्सिंग कैंडिडेट्स टू मेक देम जॉब रेडी इन ग्लोबल मार्केट। तो बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हम चलेंगे, दिस पार्टनरशिप एम्स एट इनहेंसिंग द स्किल एंड कैपेबिलिटीज इंडियन नर्सिंग कैंडिडेट्स। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय नर्सिंग उम्मीदवारों को कौशल और क्षमताओं का विकास करना है, उनको बढ़ाना है। नेक्स्ट इज, डियर हम बात कर रहे हैं जीआई टैग की। जीआई टैग दिया गया है मुस्क बुदजी। मुस्क बुदजी एक टाइप का ये राइस है डियर, मुस्क बुदजी। जीआई टैग मुस्क बुदजी विल ट्रांसफॉर्म फार्मर्स ऑफ संगम इनटू एंटरप्रेन्योर्स। भाई संगम एक लोकल प्लेस है और डियर बात हो रही है यहाँ पर किसकी? कश्मीर वैली की, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है डियर। तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया है, टैग दिया है मुस्क बुदजी एरोमेटिक राइस है, विल transform the farmers in Sangam village in Kokrang into entrepreneurs। ठीक है डियर, तो डायरेक्टली आप लोकल प्लेस का नाम लिख सकते हो यहां पर, है ना। तो पहले तो जो टैग है, जिसको टैग दिया गया है जिस प्रोडक्ट को, उसका नाम आपको लिखना है मुस्क बुदजी। तो ये राइस का एक टाइप है डियर, मुस्क बुदजी। ठीक है, मुस्क बुदजी, इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है, एरोमेटिक राइस है, ये सुगंधित चावल है। ठीक है, कलर चेंज करके मैं यहां पर लिख देता हूं एरोमेटिक राइस। ठीक है, एरोमेटिक राइस। और ये डियर बात हो रही है सगम विलेज, सगम विलेज ऑफ कोकरैंग, सगम विलेज ऑफ कोकरनाग, कोकरनाग, हाँ डियर, कोकरनाग, कोकरनाग इंटू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, कृषि निदेशक जो है चौधरी मोहम्मद इकबाल, इनका नाम इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। कृषि निदेशक है डायरेक्टर एग्रीकल्चर, है ना, चौधरी मोहम्मद इकबाल, चौधरी मोहम्मद इकबाल। ठीक है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इनके द्वारा ये जीआई टैग यहां पर दिया गया है मुस्क बुदजी। इस प्रोडक्ट का नाम जरूर ध्यान रखना है, मुस्क बुदजी। ठीक है डियर, सुगंधित चावल होता है, इसको जीआई टैग दिया गया है सगम विलेज के लिए, कोकरानाग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में उगाया जाने वाला छोटा और मोटा सुगंधित चावल है। इट इज अ शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक राइस ग्रोन इन हायर रीचेस ऑफ कश्मीर वैली, है ना डियर। जैसे पहले बताया कोकरानाग की बात करें तो कश्मीर वैली की बात हो रही है, कश्मीर वैली। ठीक है डियर, 1 सेकेंड, कश्मीर वैली की बात हो रही है। ठीक है डियर,
कश्मीर वैली कलर में चेंज कर देता हूं, कश्मीर वैली, ठीक है, एरोमेटिक राइस है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ईयर बात करें तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। डियर हम बात कर रहे थे पेमेंट बैंक की। पेमेंट बैंक पर कुछ चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी थी, हम लोगों ने वहां पर पॉइंट पे नहीं की। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें डियर पेमेंट बैंक की, तो फटाफट से बताइए पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए भाई। तो पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए, है ना। पेमेंट बैंक प्रेजेंट टाइम कितने एक्टिव पेमेंट बैंक है, तो 6 डियर पेमेंट बैंक एक्टिव हैं। लेकिन शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक कितने हैं, तो डियर शेड्यूल्ड जो हैं वो आपके प्रेजेंट टाइम शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक कितने हैं, तो शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक कितने हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक कितने हैं, 5, ठीक है। एक्टिव कितने हैं, 6। पेमेंट बैंक की बात करें, फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन था डियर, फर्स्ट पेमेंट बैंक आपका एयरटेल पेमेंट बैंक था, एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक डियर कासा एक्सेप्ट करते हैं, राफा एक्सेप्ट नहीं करते। पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। पेमेंट बैंक में मैक्सिमम आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं डियर, तो इनिशियल स्टेज में जो मैक्सिमम इनिशियल स्टेज में जो डिपॉजिट था वो 1 लाख था, लेकिन फिर बाद में इंक्रीज करके इसे कितना कर दिया गया, 2 लाख कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम आप पेमेंट्स बैंक में अगर डिपॉजिट करने जा रहे हैं और पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। कितने लाख तक का, 2 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किया गया था डियर, तो पेमेंट बैंक को नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किया गया था, नचिकेत मोर कमेटी। और अगर हम बात करें डियर पेमेंट बैंक की, पेमेंट बैंक क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है इनको ओपन करने का, इनको ओपन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है भाई, हिंदी में बोल देते हैं वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है, अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से कनेक्ट करना, अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से कनेक्ट करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता, ठीक है डियर। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स हमसे क्या कहने वाले हैं, हमें क्या सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। आई होप आप सभी रेडी होंगे, आज की न्यूज को आपने बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, ठीक है डियर। चलिए दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कोर नहीं लर्निंग इंपॉर्टेंट है, स्कोर हमारा एनालिसिस करके हमें दिखाता है, बताता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है लर्निंग कि हमने क्या सीखा। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन वाज द स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च्ड, स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शंस आपके 2008 से 2009, 2010 2011, 2014 से 2015, 2016 से 2017। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए आंसर की तरफ देखते हैं, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 14 to 15, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। स्वदेश दर्शन योजना अभी कुछ न्यूज में रहा था, इसी वजह से ये बिल्कुल आई है डिस्कशन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू हु ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड द स्टडी इन इंडिया पोर्टल इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्टडी इन इंडिया पोर्टल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी। मार्क्स अपने काउंट करते चलेंगे और मेन कमेंट बॉक्स में फिर बताएंगे आप कि कितने मार्क्स आपने गेन किए। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है डियर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दोनों ने ही ज्वाइंटली इसको क्या किया, संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया, इसका इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 450 मिलियन प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू श्रीलंका, भाई क्या पर्पस था भारत द्वारा श्रीलंका को प्रदान किए गए 450 मिलियन रुपए का उद्देश्य क्या है, हेल्थ केयर डेवलपमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म या फिर डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने इस न्यूज को डिस्कस किया था डियर। 450 मिलियन रुपए की बात हो रही है और ये श्रीलंका को प्रदान किया गया है भारत की तरफ से एज अ एड यानी सहायता के रूप में ये प्रदान किया गया है डियर, है ना। तो ये जो एड ये सहायता दी गई है कि किस पर्पज से दी गई है, क्या एजुकेशन रिफॉर्म लेकर आएगी, क्या हेल्थ केयर डेवलपमेंट के लिए,
या डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए? तो ये राइट आंसर है यहाँ पर डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए, डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए ही दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Among the bank CEO mentioned who had the second biggest payout for FY23, उल्लिखित बैंक सीईओ में से वित्त वर्ष 2023 के लिए दूसरा सबसे बड़ा भुगतान किसने किया है? यानी कौन सा सीईओ मेंशन है, सेकंड नंबर पे कौन है? अमिताभ चौधरी हैं, शशिधर जगदीशन है, या फिर संदीप बख्शी है, या फिर खैजत भरूचा है? ये बिल्कुल आपका वित्त वर्ष 2023 के लिए दूसरे सबसे बड़े भुगतान किसने किया है? अमंग द बैंक सीईओ मेंशन हु हैड सेकंड बिगेस्ट पे आउट फॉर FY23। तो ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यार अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी किस बैंक के सीईओ है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट कौन थे भाई? फर्स्ट थे आपके शशिधर जगदीशन, जो कि किस बैंक के सीईओ हैं? HDFC। तो बताइएगा क्या HDFC है? ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट्स स्टेक इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया भाई, आईसीसी बैंक द्वारा आईसीसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है टू सेल इट्स स्टेक टू फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, यानी सेल करने स्टेक को फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड को, ये है। ऑप्शन बी है टू एस्टैब्लिश आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जो है एंटिटी बनाना चाहता है आईसीआईसीआई बैंक को। या फिर टू कंप्लाई विद आरबीआई रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज, या आरबीआई के रेगुलेशंस के रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना है? कंप्लाई करना है डियर। या फिर टू इंक्रीज इन शेयर होल्डिंग इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या इंक्रीज करनी है शेयर होल्डिंग वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। कहां पर? इंश्योरेंस में। तो डियर बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। डिटेल में हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या करना चाहता है? यहां पर शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करना चाहता है। कौन इंक्रीज करना चाहता है? आरबीआई। ठीक है, तो डियर चलें अगर हम आंसर की तरफ, तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, टू एस्टैब्लिश्ड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है ना डियर, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, एस्टैब्लिश आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैड सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन ऑन फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द ईयर 2023? वर्ष 2023 के लिए फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 500 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया डियर? ऑप्शन है आपके साथ वॉलमार्ट, अमेजॉन, एप्पल। तो फटाफट से आप लोग आंसर करिए, टाइम स्टार्ट होता है, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है डियर? बिल्कुल देखेंगे, हम लोगों ने डिटेल में इस न्यूज को डिस्कस किया था डियर। तो राइट आंसर यहाँ पे निकल कर आ रहा है वॉलमार्ट। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, है ना? ऑप्शन बी इज राइट नाउ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट इन इंडियाज प्लानिंग कॉन्स्टिट्यूट अ रहनो टास्क फोर्स फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ रहनो कंजर्वेशन स्कीम? भारत का कौन सा राज्य गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की योजना बना रहा है? असम, बंगाल, बिहार, या फिर केरला? ये बिल्कुल फटाफट से बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेट कौन सा होने वाला। आंसर करिए, फटाफट से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो चलिए चलते हैं फटाफट से हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर बिहार। और बिहार की बात करें तो बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जहां पर ये रहनो फोर्स को क्या किया गया है? शुरू किया गया है, रहनो कंजर्वेशन स्कीम शुरू की गई है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन बंधन बैंक एंड ओटीडीसी? बंधन बैंक और ओटीडीसी के बीच साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्रमोशन ट्रेडिशनल क्राफ्ट इन उड़ीसा। ऑप्शन बी आपका एनहांसिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन द स्टेट। ऑप्शन सी आपका फोर्टिफाइंग द टूरिज्म सेक्टर थ्रू डिजिटल पेमेंट्स। ऑप्शन आपका एस्टैब्लिशिंग लग्जरी अकोमोडेशन। और तो फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसके आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फटाफट स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करिए डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बंधन बैंक और ओटीडीसी की बात हो रही है, बीच साझेदारी का प्राप्त लक्ष्य क्या है? तो चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। इसके बाद में हम लोग आपके आंसर को क्या करेंगे? चेक करेंगे, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर ऑप्शन सी, फोर्टिफाइंग द टूरिज्म सेक्टर थ्रू डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, ओटीडीसी क्लियर किया है। ओटीडीसी दैट इज ओडिशा का टूरिज्म आपका सेक्टर डिजिटली पेमेंट्स के लिए यहां पर इसको क्या किया गया है? एनहेंस किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका,
व्हाट इज द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ संघी इंटरप्राइजेस इन द एक्विजिशन डील बाय द अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट द्वारा अधिग्रहण सौदे में सांघी इंडस्ट्रीज का उद्यम मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 500 करोड़, ऑप्शन बी 1000 करोड़, ऑप्शन सी 5000 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 10,000 करोड़। तो डियर ये ऑप्शंस हैं, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ये एक्विजिशन डील है अंबुजा सीमेंट्स की सांघी इंडस्ट्रीज के साथ। तो फटाफट से आंसर करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है डियर? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आंसर करेंगे, मार्क्स भी अपने काउंट करते रहेंगे डियर। तो राइट आंसर की तरफ चलें, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर 5000 करोड़। ऑप्शन सी इज राइट नाउ, 5000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी was the Australian Open Badminton 2023 held? ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन या फिर पर्थ। बिल्कुल यार, अभी ये विन किया था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, विन किसने किया है फटाफट से बताएंगे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। ये न्यूज रही थी, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, कहां पर यह ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2023 हेल्ड किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में? तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन या फिर पर्थ। तो राइट आंसर की तरफ चले डियर, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका सिडनी। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, सिडनी। तो डियर ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम चलते हैं कल के क्विज क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है और क्या था क्विज का राइट आंसर? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। डियर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन आप सेशन एंड अप होने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको एक पीडीएफ का, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाकर आप सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। ये था हमारा क्विज का क्वेश्चन कल का, है ना? विच आईआईटी विल सेट अप एन ऑफशोर कैंपस इन अबू धाबी? आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली, आईटी मुंबई या फिर आईटी रुड़की? राइट आंसर क्या था? आईआईटी दिल्ली। तो चलिए चलते हैं विनर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे विनर कौन है। विनर आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिला है? बिल्कुल, तो चलिए आज के फर्स्ट विनर है हमारे 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे फर्स्ट विनर है डियर, सरिता मौर्य, मोहनजीत, प्रिंस मिश्रा और श्यामोलिमा फिकॉन। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, आप सभी क्लैप करेंगे। ये हमारे आज के फर्स्ट विनर है डियर, सरिता मौर्य, मोहनजीत, प्रिंस मिश्रा और श्यामोलिमा फुकन। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विनर की तरफ, सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर की तरफ चलें तो सेकंड विनर में संध्या गुप्ता और सीनू तिवारी, ये आज के हमारे सेकंड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, आप सभी क्लैप करेंगे, ठीक है डियर? चलिए थर्ड विनर की तरफ चलें तो थर्ड विनर है आज के हमारे रिया शर्मा, मुकेश सिन्हा। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, ये हमारे थर्ड विनर है आज के, रिया शर्मा, मुकेश सिन्हा। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके साथ ही वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर की बात करें तो आज के वॉलंटियर है हमारे शशांक जायसवाल। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, शशांक जायसवाल। तो ये आज के हमारे वॉलंटियर है डियर, कॉन्ग्रेट्स आप सभी को। इसी तरह से कीप इट अप, है ना? इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, ठीक है डियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है डियर। जैसा कि जो भी न्यू व्यूअर है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी क्विज क्वेश्चन है उसका आंसर आपको सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में करना है। जो मेन कमेंट बॉक्स में जिसका हमें राइट आंसर सबसे पहले रिसीव होगा, है ना? ऑप्शन ABCD करके नहीं करना, जो ऑप्शन में टाइप है उसी को आपको राइट स्पेलिंग के साथ टाइप करना है। जो सबसे पहले टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, ठीक है डियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या कहने वाला है और आज का क्विज क्वेश्चन क्या है। तो दैट इज, ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। How many crores of people were lifted out of poverty in the 5 years between 2015-16 and 2019 and 21? डियर 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्षों में कितने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है? ऑप्शन है आपके 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ या फिर 13 करोड़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए और सेशन एंड अप होते ही मेन कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ कमेंट करना है। जो मेन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, ठीक है डियर? तो चलिए इसी के साथ ही आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज का सेशन एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को, ठीक है डियर? तो आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करिए, है ना? आप सभी को एक बार फिर से विश यू वेरी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं डियर। बिल्कुल, हम देशभक्ति दिखाने का कोई एक दिन नहीं होता डियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक भारतीय नागरिक होने के नाते, सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते फाइनली जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें निभाते रहनी चाहिए, ठीक है? वो हमारे समाज के प्रति हो, घर के प्रति हो, देश के प्रति हो, ठीक है डियर? तो बिल्कुल उमंग के साथ, जोश के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करिए। ये आजादी ऐसी नहीं मिल गई, बहुत इसके लिए हमारे
वीरों ने, सपूतों ने बहुत ज्यादा क्या किया है, त्याग किया है, सेक्रीफाइसेस किए हैं, और आप टाइम टू टाइम इन चीजों को जानते रहते हैं डियर। ठीक है डियर, तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।